तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर बेसिकली फंक्शनल यूनिट होता है किसका? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का फंक्शनल यूनिट क्या कहलाता है? सार्कोमेयर कहलाता है। यूनिट का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। मतलब तुम अगर अपना एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में जो सबसे छोटा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो सार्कोमेयर होता है। तो कई सारे सार्कोमेयर्स मिल करके एक कंप्लीट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। इसी तरह कई सारे सार्कोमेयर्स मिल करके एक मसल्स को रिलैक्स कराते हैं। ठीक है, तो सार्कोमेयर क्या है? एक सिंगल यूनिट है। मतलब इससे छोटा अगर आप मसल्स को कर देंगे, इससे छोटा अगर आप पार्ट कट कर देंगे, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अब बच्चों कल मैंने आपको स्ट्रक्चरल यूनिट बताया था। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल्स इज मायोफाइब्रिल्स और मसल फाइबर, वेयर एज फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स इज या मसल्स बंडल इज सार्कोमेयर। बच्चों किडनी में क्या था? नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट भी था और फंक्शनल यूनिट भी था। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके केस में क्या है कि स्ट्रक्चरल यूनिट मायोफाइब्रिल्स है, लेकिन फंक्शनल यूनिट जो होता है वो सार्कोमेयर होता है। अब एक सार्कोमेयर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है वो किससे बनता है? यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो, तो एक कंप्लीट मायोसिन और दो हाफ एक्टिन से मिलके एक सार्कोमेयर बनता है। दैट मीन्स if we see the region from here to here, this region, जो Z लाइन दिख रही है आपको, Z लाइन यहां पर और यहां पर भी एक Z लाइन होगी। दो Z लाइन के बीच का एरिया क्या कहलाता है? एक सार्कोमेयर कहलाता है बच्चों। इसमें जो आपको मोटी वाली थिक लाइन दिख रही है, कल मैंने बताया था थिक कौन होता है? मायोसिन होता है। और थिन कौन होता है? एक्टिन होता है। तो जो आपको थिक वाला दिख रहा है वो कंप्लीट क्या है? कंप्लीट मायोसिन है, पूरा एक कंप्लीट। और ये हाफ आपको बंडल्स जो दिख रहे हैं वो क्या है? एक्टिन है। तो एक सार्कोमेयर को बनाने में दो हाफ एक्टिन्स लगते हैं, टू हाफ एक्टिन्स एंड वन कंप्लीट मायोसिन। अब अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि दो हाफ एक्टिन मिलकर भी के भी तो एक कंप्लीट एक्टिन बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि इस एक्टिन का ये जो हाफ पोर्शन है, इस एक्टिन का हाफ पोर्शन दूसरे सार्कोमेयर में चला गया है और इस एक्टिन का हाफ पोर्शन दूसरे सार्कोमेयर में चला गया है। तो आप कभी भी इस हाफ और दूसरे वाले हाफ को जोड़िएगा मत, टू हाफ ही बोलिएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चे। सो इसका मतलब क्या है कि मायोसिन एक कंप्लीट है और एक्टिन दो हाफ हाफ है। ठीक है, और दो एक्टिन्स को जोड़ने वाली एक पर्टिकुलर प्रोटीन होती है, उसको टाइटिन बोलते हैं। हालांकि आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, टाइटिन क्या है, डेस्मिन क्या है, ये सब इतना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये पता करना चाहिए कि जेड लाइन क्या होती है। जेड लाइन वो है जो एक्टिन को बीचों बीच से डिवाइड करती है। जेड लाइन वो है जो एक्टिन को बीचों बीच से क्या कर रही है? या हाफ पर से डिवाइड कर रही है। इसको जेड लाइन बोलेंगे। ठीक है, दो जेड लाइन के बीच का एरिया एक सार्कोमेयर कहलाएगा। दो जेड लाइन के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? सार्कोमेयर कहलाएगा। ठीक है, तो सार्कोमेयर दो जेड लाइन के बीच का एरिया है बच्चों। ठीक है, इसमें यहां से लेके यहां तक ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये ए बैंड है। ए मतलब मायोसिन। ठीक है, और जबकि जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये आई बैंड का है, मतलब एक्टिन का। ये एक्टिन का पोर्शन है, ये यहां से लेके यहां तक। कल मैंने एक्टिन और मायोसिन बता दिया है बच्चों। अब बच्चों अगर आप लोगों को मायोसिन वाले रीजन में हेवी मेरोमायोसिन या हेड पार्ट दिख गया हो स्ट्रक्चर में, तो हैंड रेस कीजिए। दो बच्चों को दिख गया, एक बच्चे को दिखा, सलोनी और रितु, कोमल, अंशु, बाला को दिखा। एक 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 दो हेड पार्ट नहीं है, बहुत सारे हेड पार्ट्स हैं। सिर्फ चार बच्चों को दिखा, पांच बच्चों को। मैं ये समझता था कि हो सकता है सुनाई कम देता हो बच्चों को, लेकिन दिखाई भी कम दे रहा है, ये बड़ा गंभीर बात है। नौ बच्चों को दिख गया, 10 बच्चे।
एटलीस्ट 15 से ऊपर बच्चे हाथ उठाएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो, क्योंकि कल मेरे क्वेश्चन पे भी पूरे बच्चों ने हाथ नहीं उठाया था, तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन एटलीस्ट 15 to 17 स्टूडेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनको हेड पार्ट दिख जाना चाहिए। ये जो आपको मायोसिन पे उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये सारे ये उभरे हुए स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? ये हेड कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, जो बिल्कुल पिलर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्या है? टेल पार्ट है। तो मैंने क्या कहा था? हेड पार्ट एक्टिन के पार्ट से बाइंड करेगा। तो एक्टिन के किस पार्ट से बाइंड करेगा बच्चों? हैंड्स डाउन कर लीजिए बच्चों सभी। हेड पार्ट, मायोसिन का हेड पार्ट एक्टिन के किस पार्ट से बाइंड करेगा? वेरी गुड अंजलि एंड मंतशा, ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा। शाबाश। तो अब बच्चों कुछ बेसिक चीजें जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है और पता रखनी है। ये तो आपको पता चल गया कि एक सार्कोमेयर दो जेड लाइन के बीच का एरिया है। दो जेड लाइन में दो हाफ एक्टिन और एक मायोसिन होता है। अब आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम एक चीज दिख रही होगी कि एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। एक्टिन स्लाइड्स ऑन मायोसिन। ठीक है, एक्टिन क्या कर रहा है? मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर रहा है। कुछ रीजन उसने बीच में छोड़ दिया है जो अनओवरलैप्ड है, ओवरलैप नहीं है। उस रीजन को कंप्लीट हम क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। जो रीजन एक्टिन ने मायोसिन के ऊपर स्लाइड नहीं किया, ओवरलैप नहीं किया है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एच जोन बोलते हैं। और जो सबसे मिडिल लाइन होती है, सबसे मिडिल लाइन जो होती है एक सार्कोमियर की, सबसे मिडिल लाइन, उसको एम लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। सो बच्चों कहने का मतलब ये है कि एक्टिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो भी एक छोटा सा रीजन छोड़ देता है, जिस रीजन को हम एच जोन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं। जैसे आपने अपने हाथ को ऐसे किया, ठीक है, तो जो बाइसेप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन आपने बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ऐट दिया इसको, तो अब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, तो पूरा एक्टिन जो होता है यहां तक चला आता है। एक्टिन पूरा एच जोन को भी कवर कर लेता है, इतना ज्यादा ओवरलैप होता है। अब बच्चों नीट के दो क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस होगा तो कर लोगे। पहला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, नीट का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो छोटा कौन होता है, मतलब स्मॉल कौन होता है? एक्टिन होता है, या मायोसिन होता है, या दोनों नहीं होते हैं, या दोनों होते हैं? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या सार्कोमेयर में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कौन स्मॉल, मतलब लेंथ में कौन छोटा हो जाता है? क्या एक्टिन छोटा हो जाता है, या मायोसिन छोटा हो जाता है, या दोनों हो जाते हैं, या दोनों नहीं होते हैं? चलो श्रेयांश ने अपना आंसर दे दिया, अंजलि ने भी अपना आंसर दे दिया, रितु ने भी अपना आंसर दे दिया। नहीं, अभी नहीं बताऊंगा सही है गलत। सलोनी ने भी दे दिया, सोनिया ने भी दे दिया। अभी तक हालांकि किसी ने सही नहीं दिया है। हाँ, सोनिया का सही है थोड़ा सा। स्नेहा ने भी दे दिया, मंतशा, सिमरन। एक्चुअली में बच्चों नीट का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। जब मैंने अभी आपको कहा कि एक्टिन ओवरलैप्स और स्लाइड्स ऑन मायोसिन, जब भी कोई दो चीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है तो लेंथ छोटा थोड़ी हो रहा है। अगर कोई चीज स्लाइड कर रही है, वो 5 सेंटीमीटर थी तो 5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर थोड़ी हो गई। लेंथ किसी का नहीं छोटा हुआ ना, मायोसिन का भी साइज उतना ही है, एक्टिन का भी साइज उतना ही है। लेंथ किसी का भी चेंज नहीं हो रहा बच्चों, रिमेंबर दैट, छोटा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, छोटा कोई भी नहीं हो रहा है। एक्टिन जस्ट ओवरलैप्स ऑन मायोसिन, दैट डजंट मींस एक्टिन बिकम शॉर्ट। यही वजह है कि जब तुम्हारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ उसकी विड्थ बढ़ जाती है, चौड़ाई बढ़ जाती है और लंबाई घट जाती है। चौड़ाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लेंथ किसी का भी नहीं घट रहा है। एक्टिन सिर्फ मायोसिन के ऊपर क्या करता जा रहा है?
स्लाइड करता जा रहा है। तो जब भी एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है बच्चों, तो स्लाइड करते टाइम कभी भी लेंथ शॉर्ट नहीं होती है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस चीज को, ये नीट का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी बोल दे रहा हूं, हो सकता है इसको आप लोग कर लें कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर मूवमेंट किस में होता है, एक्टिन में या मायोसिन में? मूवमेंट किस में होता है? कॉम्प्रेशन डजंट मीन बिकम शॉर्ट इन लेंथ। मैं जब आपसे पूछा जाए सार्कोमेयर शॉर्ट होगा कि नहीं, तब आप कहेंगे शॉर्ट होगा। सार्कोमेयर शॉर्ट होता है, लेकिन एक्टिन और मायोसिन की लेंथ नहीं घटती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सलोनी ने सही दिया, सोनिया ने भी सही दिया, श्रेयांश ने भी सही दिया, रितु ने भी सही दिया। रितु आस्था साथ में ही है क्या आज? चलो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्शन करते टाइम लेंथ किसकी या मूवमेंट कौन करता है, ठीक है? लेंथ तो नहीं चेंज करेंगे, मूवमेंट कौन करता है दोनों में से? या दोनों ही करते हैं, या दोनों ही नहीं करते? अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सही दिया, मंतशा का भी सही है। और कोई बच्चा? 4-5 बच्चे ही खाली आंसर दोगे क्या भाई क्लास में? कोई बात नहीं स्नेहा, सो के लेट हो गया तो। कुमारी गीतांजलि, गीतांजलि मायोसिन, मायोसिन। सिमरन ने मायोसिन दिया, पुलकित ने एक्टिन दिया। चलो पुलकित का तो सही है। सही आंसर बच्चों एक्टिन है। अभी जब आपको बोला गया कि एक्टिन, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो जो स्लाइड कर रहा है वो मूव ही तो कर रहा है। जो स्लाइड करेगा वो मूवमेंट तो कर रहा है ना, भले लेंथ में छोटा हो चाहे नहीं हो, लेकिन स्लाइड का मतलब मूवमेंट है। और मायोसिन तो नहीं कर रहा ना किसी के ऊपर स्लाइड, वो तो स्टैटिक है, वो बिल्कुल एक जगह पर रुका हुआ है। एक्टिन मायोसिन के ऊपर आके क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड जो करेगा वही मूव करेगा। तो मूवमेंट ओनली अकर्स इन एक्टिन, नॉट इन मायोसिन। जिन्होंने भी मायोसिन बोला है, ठीक है, हाँ, जिन्होंने भी मायोसिन बोला है, आप लोग थोड़ा सा इस चीज को देखिए और समझिए। रितु आप कुछ कहना चाह रही हैं या आस्था? यस सर। सर हेलिकली बाइंड मतलब क्या होता है? हेलिकली बाइंड मतलब जैसे डीएनए आपका बाइंड होता है ना एक दूसरे से हाँ लपेटा हुआ, जैसे दो सांप हाँ आपस में लपेट जाते हैं, वो हेलिकली हाँ। बाइंड। नहीं, इसमें दिया है कि 2F एक्टिन हेलिकली बाइंड। वो हाँ तो कल बताया था ना आपको, एक्टिन एफ एक्टिन कैसा था, हेलिकली तो बाइंड था एक दूसरे के साथ कल। ये हेलिकल बाइंडिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देखें तो, एक्टिन को आप ध्यान से देखें तो आपको हेलिकल बाइंडिंग दिख रही होगी, ऐसे ऐसे करके, अगर दिख रही हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सो क्लास, अगर मैं सार्कोमेयर का डायग्राम समझ में आ गया, हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट अपने स्लाइड पे। ग्यारह बच्चों ने हैंड रेज किया, 12 बच्चों ने कर दिया, 13 स्टूडेंट्स 15। हाँ मुझे 15 की ही वो होती है। मैं बस देखना चाहता हूँ 15 बच्चे भी अगर हैंड रेज कर देते हैं तो भी मैं सोच लेता हूँ कि हाँ हो गए। मेजोरिटी नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो 32 में मेरा तो कोई बात नहीं, 31 में 16 बच्चों ने रेज कर दिया, मेजोरिटी हो गई। वो स्नेहा कह रही है कि हम दोबारा वीडियो देख के समझ लेंगे, ये अलग चालाक हुई पड़ी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, हाँ मैं तो ये सोच रहा हूँ, हाँ बच्चों हाथ नीचे कर लीजिए। कल जब मैंने पूछा था हैंड रेस कराने के लिए कि कितने बच्चे जानवर नहीं है या इंसान है, जो भी पूछा था, उसमें भी 7-8 6-7 बच्चों ने नहीं हैंड रेस किया था। अगर उन्होंने वीडियो देखा होगा बाद में, उस टाइम हो सकता है ना देखे हो, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, मैं बस वही सोच रहा हूँ। हाँ इट्स ओके कोई बात नहीं। So class, this is all about sarcomere. Sarcomere is the functional unit of muscles, जिसमें दो हाफ एक्टिन, एक कंप्लीट मायोसिन होता है।
दो जेड लाइंस होती हैं। जेड लाइंस एक्टिन को बिल्कुल हाफ पर डिवाइड करती हैं। एक बिल्कुल बीचों बीच में लाइन होती है सार्कोमेयर की, जिसको एम लाइन बोलते हैं। एक जोन होता है एच जोन, जिसको जिसको एच एक्टिन एक्चुअली ओवरलैप नहीं कर पाती है। ओवरलैप तभी करेंगे जब आप एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन करेंगे कहीं पर, तब करेंगे, ठीक है। और एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करती है, मूवमेंट करती है, लेकिन लेंथ किसी की भी शॉर्ट नहीं होती है। और इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही अच्छे से। आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा था। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं गुजरा होगा। हाँ वो सही बात है, नहीं गुजरा। अच्छा, तो that's all about this one. So let me open the slide. Just give me 1 minute, students. मैंने स्लाइड नहीं ओपन किया था, मैंने कहा था पहले सार्कोमेयर समझा देते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे। Okay, students. So I have got the slide. क्या पूछ रहा है, कहाँ से स्लाइड, कहाँ से स्लाइड लेते हैं सर? अरे स्लाइड तो सब दिमाग में ही है, बस आप लोग को दिखाना होता है, इसलिए कहीं ना कहीं से आ जाता है। सो क्लास, हियर इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ जेड लाइन। देखिए बच्चों, जब कई सारे जेड लाइंस मतलब कई सारे सार्कोमियर्स मिलके एक्शन करते हैं तो कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जिसमें पहला केस देखिए, लुक एट द वेरी फर्स्ट केस। इन द फर्स्ट केस इफ यू सी, दिस इज द रिलैक्स पोजीशन, जहां पर एच जोन काफी बड़ा दिख रहा है आपको, एच जोन आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा। दूसरे में आपने स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन किया है, मतलब हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन किया है, जहां पर एच जोन थोड़ा सा कम हो गया। एच जोन क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। यहां पर आपने हद से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। आपने मसल्स को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया यहां पर, तो यहां पर एच जोन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल हो गया, मतलब एच जोन के ऊपर भी ओवरलैपिंग हो गई। वो देखो सिगरेट बोल रहा है। तो बच्चों, दो सार्कोमियर्स यहाँ पे दो दिखाए गए हैं, ऐसे कई सारे सार्कोमियर्स मिलके एक्शन करते हैं। तो जब तुम्हारा सार्कोमियर रिलैक्स है तो एच जोन के बीच में अच्छा खासा गैप होगा। जब तुम्हारा सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एच जोन आपका धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, इसका मतलब क्या है, एच जोन पूरी तरह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ओवरलैप हो गया। तो ये ओवरलैपिंग कर कौन रहा है, एक्टिन कर रहा है मायोसिन के ऊपर। अब बच्चों एक कॉमन सेंस की बात है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब बाइंड करेगा पहले, ठीक है। अगर ये एक्टिन है और ये मायोसिन है, तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर बिना बाइंड किए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बिना बाइंड के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो बाइंडिंग जरूरी है। तो एक्टिन का ट्रोपोनिन पार्ट और मायोसिन का एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये दो चीज याद रखिएगा, आगे की उसमें काम आएगा। एक्टिन का कौन सा पार्ट बच्चों, ट्रोपोनिन, और मायोसिन का एक्टिन बाइंडिंग साइट। यही दोनों मिलकर के एक लिंक बनाएंगे, मतलब एक कनेक्शन बनाएंगे। वो कनेक्शन ही एक्टिन को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराने में या स्लाइड कराने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। और वो जो एटीपी आता है वो भी मायोसिन की तरफ से ही आता है, क्योंकि मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट के अलावा एटीपी बाइंडिंग साइट या एटीपीएज एंजाइम भी होता है, जिसके हेल्प से वो एटीपी को कैटालाइज कराता है, एटीपी का रिएक्शन कैटालाइज कराता है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ यू हैव सीन द डायग्राम, अगर आपने अच्छे से डायग्राम देख लिया है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे, जिसमें यहाँ पर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में
बताया गया है बच्चों। ठीक है, तो एक बार आप मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में दो चीजें खाली ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो हेड पार्ट है ये मायोसिन का है, ठीक है, और मायोसिन के ऊपर जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो एक्टिन का है। तो मायोसिन है, एक्टिन है, ठीक है। कब फ्री है, कब बाइंड हुआ, किस तरीके से बाइंड हुआ, और कब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट किया, इस चारों को एक बार देखिए। यहां से स्टार्ट कीजिएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन अगेन फर्स्ट। जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन। एक बार अच्छे से देखिए। देख लिया हो, समझने की जरूरत नहीं ज्यादा, बस आप देख लीजिए, समझाएंगे हम ही। आप बस हैंड रेस कर दीजिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो तो, कि रिएक्शन होने के बाद हाँ कुछ मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट जो करा रहा है वो मायोसिन करा रहा है। बस इतना ही आपको देखना है इसमें, कि एक्टिन और मायोसिन बाइंड हो जाने के बाद कुछ मूवमेंट हो रहा है, और वो मूवमेंट जो है वो मायोसिन करा रहा है। बस इतना आपको देखना, और मूवमेंट किस तरफ हो रहा है ये देख लेना है। 4 बच्चों ने देख लिया है, बाकी 28 स्टूडेंट्स अभी, चलो 7 बच्चों ने देखा। मेजोरिटी नहीं मिल पा रही यार, तुम लोग बेइज्जती करवा रहे हो वैसे। 15 बच्चे हो गए, 16 बच्चे, एक और बच्चा, अरे वाह 17 हो गए, मैम मिल गई मेजोरिटी। 19। अब बच्चे मेजोरिटी के चक्कर में हाथ उठा ले रहे हैं, 21 बच्चों ने हैंड रेस कर दिया। ठीक है बच्चों, गुड। पुट योर हैंड्स डाउन नाउ। द मेन कंसेप्ट इज, अब हम सबसे मेन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं इसका। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको हम बोलते हैं बच्चों। यहाँ आपके इस पे लिखा भी है, इसको हम, अच्छा नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में मेंशन होगा। इस थ्योरी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। इसको हक्सले और हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोवाइड कराया था, मतलब दिया था। हक्सले और हैंसन नाम के साइंटिस्ट ने। ये थ्योरी नाम से ही क्लियर है बच्चों, ये थ्योरी नाम से ही क्लियर है। आप देखिए, स्लाइडिंग का मतलब स्लाइड करना। आपको अभी जस्ट बताया कि स्लाइड कर कौन रहा है, एक्टिंग कर रहा है। किसके ऊपर कर रहा है, मायोसिन के ऊपर। तो पहला वर्ड क्लियर कर रहा है कि स्लाइडिंग हो रही है। दूसरा वर्ड है फिलामेंट। फिलामेंट मतलब ये जो एक्टिन है, मायोसिन है, ये क्या है, ये छोटे छोटे फिलामेंट्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये फिलामेंट्स हैं। तो फिलामेंट्स का एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो पहले अलग अलग कंसेप्ट थे कि मसल्स इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस तरीके से करते हैं, लेकिन जब मसल्स की फिजियोलॉजी को प्रॉपरली देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो वहां पर एक चीज क्लियर हुई। वो चीज क्या थी बच्चों, कि एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। इसका मतलब स्लाइड होने से ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यही कॉन्ट्रैक्शन फाइनली क्या होता है बच्चों, यही कॉन्ट्रैक्शन फाइनली आपका पूरा कंप्लीट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है। नाउ वी आर कमिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। वी विल डिस्कस इट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। हाँ तान्या, हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब मैं कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूं, जिसके लिए मैंने व्हाइट बोर्ड खोल दिया है। सबसे पहले आपका ब्रेन सिग्नल देता है, किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, तो ब्रेन सिग्नल देता है। ब्रेन बोलता है भाई ये वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी है आपकी। ब्रेन का सिग्नल जो मसल्स के पास जाती है, वो मोटर मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं। कभी भी कोई रिस्पॉन्स जो होता है एक्शन का, सॉरी रिएक्शन का, जब भी कोई रिएक्शन आप करते हैं, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स जो ब्रेन से आता है वो किसके थ्रू आता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। तो मोटर न्यूरॉन रिएक्शन कराता है।
तो ब्रेन ने सिग्नल दिया कि आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है। ब्रेन का सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू आया। न्यूरॉन्स जब मसल्स को ये सिग्नल देते हैं तो जिस पॉइंट पे देते हैं उसको हम मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। मोटर एंड प्लेट। तो मोटर एंड प्लेट पे क्या होता है बच्चों, वहां पर सिग्नल किसको दे दिया जाता है, मसल्स को दे दिया जाता है। मोटर एंड प्लेट इज अ रीजन वेयर न्यूरॉन्स एंड मसल्स मेट। तो जिस जंक्शन पे न्यूरॉन्स और मसल्स मिलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको मोटर एंड प्लेट कहते हैं। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन ने दी है उसको किसको दे दिया गया, मसल्स को दे दिया गया। अब मसल्स के अंदर मैंने कल बताया था कि मसल्स ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। मसल्स वो इंपल्स अपने अंदर कैरी कर लेते हैं कि ब्रेन ने क्या सिग्नल दिया है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। तो मसल्स क्या करते हैं, उनके अंदर सिग्नल आ गया कि हमें कॉन्ट्रैक्ट होना है। मसल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कल मैंने बताया था बच्चों। मसल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं कि भाई साहब आपके पास जितना कैल्शियम है रिलीज कीजिए। ये जल्दी जल्दी क्या करता है, कैल्शियम रिलीज करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है सिग्नल और उस कैल्शियम रिलीज कराता है। कैल्शियम तुरंत रिलीज होकर के एक्टिन के ऊपर जाता है। किसके पास जाता है, एक्टिन के ऊपर। और किसको अनमास्क करता है, एक्टिन में ट्रोपोनिन को अनमास्क कर देता है। कल मैंने कहा था ट्रोपोनिन किस कंडीशन में होते हैं, ट्रोपोनिन मास्क्ड कंडीशन या इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। उसको एक्टिव कौन कराएगा, कैल्शियम कराता है। अब जैसे ही ट्रोपोनिन अनमास्क हो गया, जैसे ही ट्रोपोनिन क्या हो गया, अनमास्क हो गया, ट्रोपोनिन किसके साथ बाइंड कर जाएगा, मायोसिन के साथ। ट्रोपोनिन एक्टिन का पार्ट है, किसके साथ बाइंड कर जाएगा, मायोसिन के साथ। मायोसिन के किस पार्ट से, हेड पार्ट से बाइंड कर जाएगा। अब बच्चों जो बाइंडिंग होती है ना वो इस तरीके की होती है। ये मान लो ये ट्रोपोनिन है और मायोसिन का हेड इस तरीके से होता है। तो और मायोसिन इस तरह से, टेल इस तरीके से। तो ये जो बाइंडिंग है ये एक क्रॉस ब्रिज की तरह है। एक ब्रिज ये है, एक ब्रिज ये है, बाइंडिंग इस तरीके से हुई है दोनों के बीच में। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जो बाइंडिंग होती है वो किस तरह से होती है, क्रॉस ब्रिज की तरह होती है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। अब एक्टिन ये है, मायोसिन ने इस तरीके से उसको बाइंड किया, इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बनाकर। ठीक है। अब देखो क्या करता है मायोसिन, अब मायोसिन को एनर्जी मिल रही है, एटीपी। मैंने कल बताया था कि मायोसिन के पास एटीपीएज होता है, अभी भी बोला था। मायोसिन अब उस एनर्जी का यूज करके एक्टिन को अंदर की तरफ स्लाइड कराता है। यहाँ वाला मायोसिन इस तरफ अंदर को और इधर वाला मायोसिन इस तरफ अंदर को, दोनों एक्टिन को अंदर की तरफ क्या कराया जाता है, स्लाइड कराया जाता है। किसके थ्रू, मायोसिन के हेड के थ्रू। मायोसिन का हेड कैसे करा लेता है अंदर की तरफ, बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। तो दोनों क्रॉस ब्रिज मिल जाने के बाद इनवर्ड मूवमेंट कराया जाता है। इनवर्ड मूवमेंट या इनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन, इनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन बाय मायोसिन हेड, बाय मायोसिन हेड, इनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन बाय मायोसिन हेड। अब देखो जाहिर सी बात है, अब दो एक्टिन ऐसे थे, दोनों एक्टिन क्या हो गए, पास पास आ गए। तो जगह कम हो गई ना, दो सार्कोमेयर के बीच में जगह कम हो गई। मसल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। मसल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्टेड। यही तो कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स का शॉर्ट हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, कम हो जाना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया मसल्स का। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों होता है कॉन्ट्रैक्शन। सो लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन सिग्नल टू अस, पहले ब्रेन बोलता है कि तुम्हें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना है। ब्रेन का सिग्नल न्यूरॉन लेके आता है, न्यूरॉन मसल्स को सिग्नल दे देता है एंड प्लेट पर। मसल्स को जैसे ही सिग्नल मिलता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑर्डर देता है कि आप कैल्शियम रिलीज करो। कैल्शियम रिलीज होते ही एक्टिन का जो ट्रोपोनिन होता है उसको जाके अनमास्क कर देता है। एक्टिन का ट्रोपोनिन जैसे ही अनमास्क होता है, मायोसिन का हेड तो कब से बैठा हुआ था उससे बाइंडिंग करने के लिए, लेकिन वो मास्क था इस वजह से नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही ट्रोपोनिन क्या हुआ, अनमास्क हुआ, तुरंत मायोसिन ने क्या कर लिया, उसको बाइंड कर लिया। मायोसिन के हेड ने बाइंड किया और हेड जब बाइंड करता है तो ये एक क्रॉस ब्रिज की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है।
तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। जैसे ही क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बना, अब हेड को पीछे से एनर्जी एनर्जी दी जाती है कि हाँ भाई तुम जितना एटीपी चाहिए लो, और एक्टिन को अंदर की तरफ ढकेलो। ठीक है, तो अंदर की तरफ ये क्या करता है, स्लाइडिंग कराता है, किसका, एक्टिन का। और कई सारे ऐसे सार्कोमियर्स छोटे होके 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 क्या करते हैं आपस में एक पूरा एक मतलब कंप्लीट फंक्शन करा देते हैं, किसका, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्शन अकर्स। समझ में आ गया तो हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। अगर आपने डायग्राम देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर तुमने डायग्राम नहीं देखा होगा तो तुमको नहीं समझ में आया। मैं एक बार और डायग्राम दिखा देता हूं, एक बार और, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टूड। तो पहला क्या था, पहले क्या था बच्चों, पहले कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम के आने से ट्रोपोनिन अनमास्क हो गया, ट्रोपोनिन अनमास्क हो गया, और एक्टिन के ट्रोपोनिन ने और मायोसिन के हेड ने क्या बना लिया, बाइंडिंग कर ली। देख रहे हैं आप, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, लेकिन ब्रिज कैसे बना है, ऐसे। इसको क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब देखो, मायोसिन के हेड ने एटीपी का यूज करके एक्टिन को अंदर की तरफ ढकेला, हेड अंदर की तरफ आ रहा है, हेड किसकी तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और जब रिलैक्स होता है तो छोड़ देता है, क्रॉस ब्रिज हट जाता है। रिलैक्सेशन का प्रोसेस मैं अभी आपको बता रहा हूं। व्हाइट बोर्ड गया कहां मेरा, हाँ ठीक है। सो क्लास, इफ यू इफ यू गॉट द कंसेप्ट, बहुत कम बच्चों ने हैंड रेज किया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी बच्चों ने रेज किया है बहुत है हमारे लिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है वो हैंड रेज करे। ऑल द अदर स्टूडेंट्स प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। दोज हु हैवंट गॉट द कांसेप्ट प्लीज रेज योर हैंड। वो बच्चे भी तो दिखने चाहिए जो नहीं समझ रहे हैं। कोई बच्चा, उसमें भी नहीं हैंड रेज करेंगे, चलो। रिलैक्सेशन, मसल्स का रिलैक्सेशन कैसे होता है बच्चों, ये अब हम पढ़ेंगे। सेम प्रोसेस है, बस आपको उल्टा कर देना, हर चीज क्या कर देना, उल्टा। जैसे आपने ब्रीदिंग में, इनहेलेशन में जो पढ़ा था, एक्सहेलेशन में उसका उल्टा कर दिया था, इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन में जो कुछ भी आपने किया है सबका आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। किस तरह करेंगे अभी मैं बता रहा हूं। ब्रेन सिग्नल देगा, मैं दूसरा यूज कर लेता हूं। ब्रेन सिग्नल देगा, ठीक है, मोटर न्यूरॉन आएगा, बोलेगा मसल्स को कि मोटर एंड प्लेट पे कि अब आपको क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना, पहले कॉन्ट्रैक्ट होना था, अब क्या होना है, रिलैक्स होना है। अब मसल्स को किस चीज का सिग्नल आ रहा है, रिलैक्स होने के लिए। अभी भी मसल्स किसके पास जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, कि अब आपको रिलैक्स होना है, तो सारा कैल्शियम जो आपने रिलीज किया उसको वापस लीजिए। तो सारा कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। मुझे भी लग रहा है कुछ 5 स्टार खा रहे हैं, खैर छोड़ो, मतलब ही नहीं मेरे को। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल आया और कैल्शियम को उन्होंने क्या कर लिया, वापस बुला लिया। कैल्शियम जैसे ही वापस गया, ट्रोपोनिन फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, मास्क हो जाएगा। ट्रोपोनिन क्या हो जाएगा, मास्क हो जाएगा। और ट्रोपोनिन और मायोसिन हेड क्या हो जाएंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ट्रोपोनिन तो मास्क हो गया, तो जो बाइंडिंग थी वो खत्म हो गई, तो दे बिकम सेपरेट, दे बिकम separated. Now, when they become separated, cross bridge formation also got separated. ये भी खत्म हो जाएगा। और ये जो इनवर्ड स्लाइडिंग हुई थी एनर्जी की हेल्प से, ये जो जैसे ही छूटेगा तो एक्टिन अपने पुराने पोजीशन पे चला जाएगा। मतलब पुराना पोजीशन मतलब आउटवर्ड स्लाइड कर जाएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बजाय क्या करेंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। रिलैक्सेशन कितने बच्चों को समझ में आया, जस्ट उल्टा था। 4 बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 स्टूडेंट्स, जस्ट 14 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स। अभी भी मेजोरिटी नहीं मिली मुझे, एक बच्चा और हाथ उठा दे मेरी मेजोरिटी हो जाएगी। ये तो कम हो रहा है, बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। चलो 16 हो गए भाई, ठीक है ठीक है। अब पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन, हमें मेजोरिटी चाहिए, हमें मतलब ही नहीं है।
रितु कह रही समझ नहीं आया। हाँ सोलनी, पुट योर हैंड्स डाउन। ब्रेन ने सिग्नल दिया कि आपको रिलैक्स होना है। ब्रेन का सिग्नल न्यूरॉन लेकर के आएगा, मसल्स को देगा मोटर एंड प्लेट पर। मसल्स अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेंगे कि अभी आपको रिलैक्स होना है। ये अपना सारा कैल्शियम वापस ले लेगा। रिलीज करने के बजाय क्या कर लेगा, फिर से वापस ले लेगा, मतलब इनटेक कर लेगा। एक्टिन में जो ट्रोपोनिन अनमास्क हुआ था वो मास्क हो गया। मास्क होने का मतलब इनएक्टिव हो गया फिर से। इनएक्टिव होने का मतलब क्या है, ट्रोपोनिन और मायोसिन हेड अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूट गया। ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ था ये ब्रेक हो गया, अलग अलग हो गया। और अब इनवर्ट स्लाइडिंग की जगह क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने जान लगाकर किसी को खींचा हो और अचानक से छोड़ दे तो वापस से अपने पोजीशन पे चला जाता है। तो एक्टिन अपने पोजीशन पे चला गया, मसल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। रितु समझ में आ गया? चलिए ठीक है, लेट मी टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, now we are going to discuss about the skeletal system, and skeletal system is the most easiest part of the chapter. इस चैप्टर में सबसे इजीएस्ट पार्ट क्या है आपका, स्केलेटल सिस्टम है। तो बच्चों कितनी हड्डियां होती हैं आपके अंदर? 206, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं तो कितनी हड्डियां होती हैं? श्रेयांश ने, स्नेहा ने 300 बोला, 300 बोला, श्रीतु ने भी 300 बोला, आस्था ने, सिमरन 300, अंजलि 300, ठीक। पुलकित ने सही बोला। जिज्ञासा 206 बोली, नहीं, पैदा होने टाइम 206 तो नहीं होती। श्रेया, सोनिया, ठीक है। बच्चों देखो, ये एक जीके का क्वेश्चन था कि भाई जब तुम पैदा होते हो तो कितनी हड्डियां होती हैं, तो ऑन एन एवरेज 300 बोन्स बोला गया है। लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हारे अंदर बोन्स ज्यादा होते हैं, लेकिन वो बोन्स 250 से लेके 300 के बीच में रेंज कर सकते हैं। कई बार बोन्स 250 होते हैं, 300, क्योंकि आप जब पैदा हो रहे होते हो उससे पहले ही बोन्स का फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। बोन्स हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन बोन्स का फ्यूजन स्टार्ट हो गया रहता है। ठीक है, तो बहुत रेयर ऐसी कंडीशन है कि जब आप पैदा होते हो तो 300 हड्डियों के साथ हो गए। ठीक है, आप 250 से 300 के बीच में कितने भी हड्डियों, वो देखो 360, 320, अरे वो पैदा होने से पहले की है। 360, 320, जितनी भी हड्डियां लिख लो फिर। जी विनीता कुछ कहना चाह रही है? अच्छा, हैंड्स डाउन कर लिया। इसलिए नहीं होता क्योंकि पैदा होते टाइम उनको सर्वाइकल कैनाल और बहुत सारे बोन से होकर गुजरना पड़ता है। अगर उस समय बोन रिजिड हुए, क्योंकि मदर के बोन तो ऑलरेडी रिजिड हैं ही, और बच्चे का भी बोन अगर रिजिड हुआ तो वो निकल नहीं पाएगा उसमें से। तो थोड़ा सा अगर कहीं फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है तो बोन्स थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं उस टाइम पर। यही वजह है कि हाँ, जब तक पैदा नहीं होते हैं बच्चे, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। क्लास, बच्चा जब फ्यूजन नहीं करता है बिल्कुल, ठीक है, तो 360 या 70 तक बोन्स हो सकते हैं, बिल्कुल फ्यूजन नहीं हुआ रहता, तब तक आप बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहते हैं। लेकिन जब तक आप पैदा हो रहे होते हैं तो 300 से लेके 250 तक बोन हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कोई एकदम लिखा पढ़ा नहीं है कि 250 से 300 तक, 320, 30 तक भी रेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक समझने की बात है। नहीं, बच्चों का बोन जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, बच्चों से ज्यादा बच्चों का सर पे बहुत चोट लगता है। आप देखते होंगे बच्चे अक्सर लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, लेकिन उनका बोन बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता। आप अगर उतना ही तेजी से लड़ जाएंगे ना जितनी तेजी से बच्चे लड़ रहे होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कई कई बार सर पे लग जाता है, 2 बार रोते हैं, तीसरे दिन मतलब अगले दिन सही हो जाते हैं, क्योंकि बोन उस समय उतना ही
उतना रिजिड नहीं होता है। आपने छोटे बच्चे को अगर टच किया होगा तो ये फील किया होगा उसके बोन्स को टच करके कि हाँ अभी वो रिजिडनेस नहीं आई है। वो एक्चुअली में स्टार्टिंग में एकदम कार्टिलेज होते हैं, वो धीरे धीरे कार्टिलेज टू बोन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो वो इंटरमीडिएट एक स्टेज होती है। हाँ, तो ये अलग अलग वेराइटीज ऑफ ह्यूमंस में, कोई एशियन रीजन का है, कोई किसी रीजन का है, तो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से होता है। ठंडी जगहों पे जल्दी फ्यूजन होता है, मेच्योरिटी थोड़ी जल्दी आती है बच्चों में भी और बड़ों में भी। सो क्लास, we are not going to discuss about these all things, okay? बोन्स हमको 4 स्टेप में करके पढ़ेंगे हम, ठीक है? सबसे पहले हम हेड का पूरा पार्ट पढ़ लेंगे, मतलब जिसको क्रेनियम कहते हैं, हम लोग पूरा हेड का पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक से लेके आपके वेस्ट तक का रीजन पढ़ लेंगे, ठीक है? ये दोनों मिलकर आपका एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। हेड का रीजन जिसको क्रेनियम कहते हैं, और ये रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम का रीजन जो नेक और वेस्ट का रीजन है वहां से यहाँ तक, वो आपके दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। उसके बाद हम हाथ पढ़ेंगे, दोनों हाथ के बोन्स, और फिर दोनों पैर के बोन्स पढ़ेंगे। हाथ और पैर के बोन्स एपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाते हैं। तो आपको सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ाएंगे, उसके बाद एपेंडिकुलर पढ़ाएंगे। एक्सियल में हेड या क्रेनियम कवर करेंगे, और आपका रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, ये दोनों कवर किया जाएगा, ठीक है? सबसे स्ट्रॉन्ग फीमर कह सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट फीमर होता है। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो फीमर की ज्यादा अच्छी है। स्ट्रॉन्ग क्रेनियम होता है एक्चुअली में, ठीक है? क्रेनियम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा अच्छी होती है। सो क्लास, हेड में आपको कितने लगते हैं? क्रेनियम में आपको क्या क्या बोन्स लगते हैं होंगे, या पूरे मतलब हेड पार्ट में कौन कौन से बोन्स आपको लगते हैं? इसके लिए मुझे अलग से शीट पे आना पड़ेगा, इस सबसे समझ में नहीं आता। हाँ, हार्ड होता है। वेट, अगर इस पे होगा डायग्राम तो मैं डायग्राम दिखा दूंगा, नहीं होने से अच्छा है। इतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है। बहुत रिब्स का तो यहाँ से दिखाया जा सकता है, रिब्स थोड़ा अच्छा दिया है। हाँ ठीक है, रिब्स अच्छा दिया है। हेड का बहुत अच्छा नहीं दिया है। वर्टिब्रल कॉलम भी उतना अच्छा नहीं दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ठीक है। हाथ पैर ठीक है, we will see accordingly. So first we are going to discuss about, हाँ बच्चों ने सब बता भी दिया पहले। अरे क्यों चेंज करें, हर पीपीटी में कुछ ना कुछ कम या ज्यादा होता ही है, सो के। देखिए बच्चों, हेड पार्ट में हम सबसे पहले आपके उस पार्ट को पढ़ेंगे जो आपके ब्रेन को कवर करता है, दैट इज क्रेनियल पार्ट। वो पार्ट पूरे हेड में, वो पार्ट जो आपके ब्रेन को कवर करता है क्रेनियल पार्ट कहलाता है, और जो आपके फ्रंट रीजन को कवर करता है वो फेसियल पार्ट कहलाता है। तो दोनों के बोन्स मिला करके हमको पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले आपका फ्रंट, ये माथा जो है, ये वाला बोन आता है। इस बोन को हम फ्रंटल बोन बोलते हैं। ये एक ही होता है। कितने होता है? एक होता है, सिंगल फ्रंटल बोन कहते हैं इसको हम। अब फ्रंटल के ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में आप देखेंगे तो एक मिड रीजन थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। इसके इस साइड एक बोन है और इसके इस साइड एक बोन है। दो बोन्स, एक इधर और एक इधर, आपको आते हुए दिखेंगे ऐसे करके स्लोप में। ये बोन कहलाता है पैराइटल बोन कहलाता है। ये दो होते हैं बच्चों, ठीक है? कितने होते हैं? दो होते हैं।
इसके बाद कान के जस्ट ऊपर, दोनों तरफ, कान के जस्ट ऊपर दोनों तरफ दो बोन्स होते हैं, उनको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। काफी छोटे होते हैं ये, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इनको? हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। ये भी दो होते हैं। सबसे पीछे की तरफ यहां, जब आप यहां मतलब हेड के मिड पार्ट से नीचे की तरफ उतरेंगे तो आपको स्लाइटली कर्व्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। स्लाइड सा ऐसा कर्व सा स्ट्रक्चर मिलेगा पीछे की तरफ। ये बच्चे मेरे से पहले पहले सब कुछ बता दिए। सोनिया, रितु, अंजलि सब पहले पहले ही बता रहे हैं। और रुक जाओ, मुझे बताने दो भाई। ऑसिपिटल बोन इसको बोलते हैं बच्चों, जो आपके पीछे की तरफ कर्व्ड होता है। अब मैं एक चीज यहाँ पर, दो चीजें बताऊंगा और जो इंटरेस्टिंग भी है और आपको जानना भी जरूरी है। देखो बच्चों, लड़कियों का क्रेनियम या जो ब्रेन का बोन होता है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनका ब्रेन छोटा है। बुरा मत मानिएगा आप लोग, ठीक है। जिसके वजह से ब्रेन का ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो पीछे की तरफ होता है, मतलब ऑसिपिटल रीजन में थोड़ा ज्यादा उसका ब्रेन शिफ्ट होता है। तो कभी भी अगर आप एक लड़की का हेड देखेंगे, हालांकि लड़कियों का हेड जल्दी देखने को नहीं मिलता है क्योंकि दे हैव लॉन्ग हेयर्स, बट अगर आप गलती से कभी, हाँ, गलती से कभी देखेंगे तो उनका ऑसिपिटल बोन बहुत ज्यादा कर्व्ड होता है। मतलब उनका ऑसिपिटल बोन आपको अच्छा खासा कर्व्ड मिलेगा, और लड़कों में ये थोड़ा सा सीधा होता है, इतना कर्व नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला ये चीज जानना जरूरी है, लड़कियों में ब्रेन का जो बोन है, ठीक है, वो तो फिर भी चलो ठीक है, फेसियल बोन और भी छोटा होता है। लड़कों में ब्रेन मतलब क्रेनियम और फेसियल दोनों मिल करके लेस और मोर एक सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन लड़कियों को अगर आप, ठीक है, बिल्कुल बाल हटा दें लड़कियों में से, तो लड़कियों का मुंह बहुत छोटा और हेड बहुत बड़ा लगेगा। वो आपको एलियन की तरह ही प्रतीत होंगी, उनके ऑसिपिटल स्ट्रक्चर के वजह से। हेड यहां तक तो सही जाता है, उसके बाद जो बड़ा होके घूमता है ना पीछे की तरफ, तो आपको दिखेगा वो चीज कि हाँ मतलब वो लेस और मोर एलियन की तरह। लड़कियां, आपको क्यों लगता है कि बाल क्यों नहीं छिलवाती कभी एक एज के बाद? क्योंकि वो खुद को देख के डर जाएंगे, ऐसा मतलब हो जाता है। देयर हेड बिकम सो enlarged इन फ्रंट ऑफ देयर फेस। और लड़के आराम से छिला लेते हैं बाल बाल, उनको कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है हम बाल के साथ भी वैसे ही दिखने हैं, बिना बाल के भी वैसे ही हैं। सो खैर, सर आप बेइज्जती, अरे मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, कोई बात, मैं सही बता रहा हूं। अगर किसी को भी मेरे बात पे, नहीं, किसी को भी मेरे बात पे 1% भी शक है, आप आज अपना बाल छिलवा लीजिए और अपने आप को शीशे में देखिए। अगर ना आप अपने आप को देख के एक बार सब ऑड सा फील करें, तो फिर कहिएगा हाँ सर ने गलत बोला था, एक भी पॉइंट अगर हमने यहाँ पर गलत बोला। सच में लड़कियों में क्रेनियल बोन फेसियल से ज्यादा बड़ा होता है, और उनका जो ऑसिपिटल वाला होता है पीछे वाला, वो ज्यादा ही कर्व होता है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा अलग टाइप की या एलियन टाइप का प्रतीत होती है। एलियन होना कोई गलत बात नहीं है वैसे, ठीक है। बस ये इसलिए ऑड लग रहा है क्योंकि कभी किसी ने देखा नहीं है ऐसे। लड़कियों में ज्यादातर क्या होता है, लोग देख नहीं पाते कि भाई ऑसिपिटल बोन कहाँ है कैसे। तो अचानक से जब कोई नई सी चीज अचानक से दिख जाए तो भाई आदमी देखता रहता है यार ये क्या है, ठीक है, इंसान में कब से पाया जाने लगा। अब बच्चे, हाँ मुझे पता है आप नहीं कराएंगे, वो सिद्धार्थ ने अलग ही वो किया। निशिता कह रही सब मुंह माया है। नहीं सर, शक नहीं है। हाँ, अब बच्चे मान रहे हैं, कोई डाउट नहीं, जब अपने बाल पे आ गया तो बच्चे मान लिए बात, और ये बात हकीकत है। दूसरी बात बच्चों, आपके सर से ही, हेड पार्ट से ही आपका वर्टिब्रल कॉलम भी निकलता है, मतलब अटैच होता है हुक की तरह। तो दो हुक्स दिए रहते हैं, मतलब दो गैप्स दिए रहते हैं जिसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम हुक की तरह आके अटैच हो जाता है। उस गैप को हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं।
ठीक है, इसी में हुक की तरह आके आपका वर्टिब्रल कॉलम फंस जाता है और नीचे पूरा गया होता है। तो ऑसिपिटल कॉन्डाइल कितने होते हैं हमारे में? 2 होते हैं बच्चों। ये कोई बोन नहीं है, ये खाली जगह है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम आके क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। तो ऐसे ऐसे एनिमल्स जिसमें 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो उनको हम डाइकॉन्डाइलर बोलते हैं, डाइकॉन्डाइलर बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ एक होता है उनको हम मोनोकॉन्डाइलर बोलते हैं। तो जो छोटे वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मोनोकॉन्डाइलर होते हैं, और हाइयर वर्टिब्रेट्स मैमल्स जो होते हैं वो डाइकॉन्डाइलर बेसिकली पाए जाते हैं। तो ये चीज होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारे क्रेनियम में 2 ऐसे बोन्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते, उनको अगर आपको देखना है तो आपको अपना ये आगे का पोर्शन हटाना पड़ेगा, आंख और नाक का बोन हटाना पड़ेगा, तो उसके पीछे वो नजर आएंगे। इसमें एक है स्फेनॉइड और दूसरा है एथमॉइड। ये सिंगल सिंगल बोन्स हैं। ये यहां से स्टार्ट होता है, मतलब यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जाता है, थोड़ा बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, एथमॉइड जो होता है ये मतलब स्फेनॉइड आपको आंख के पीछे की तरफ मिलेगा और फोरहेड के पीछे की तरफ मिलेगा, और एथमॉइड आपको नाक के पीछे की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ये वो बोन्स हैं जो आप देख नहीं सकते अनटिल और अनलेस आपका भेजा खोल दिया जाए, मतलब सर अलग कर दिया जाए, तो आप ये बोन्स आराम से देख सकते हैं। सर आपने बोला था कि अगर किसी बॉडी पार्ट का यूज ना करो तो वो एग्जिस्ट कर जाता है, तो हमारे हेयर्स का तो कोई यूज नहीं है, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? अगर किसी बॉडी पार्ट का यूज ना करो तो वो एग्जिस्ट कर जाता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, आपको ये बोलना चाहिए था जिज्ञासा। एक्सटिंक्ट हो जाता है, हाँ ठीक है। वो एक्सटिंक्ट क्यों नहीं करता, ये ठीक है। आपको लगता है कि आपके हेयर्स का कोई यूज नहीं है? ये पहले ही हैंड रेस के आंसर देने से पहले, हाँ बोल, क्या बोलना है? सर एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल किसमें होता है एग्जाम्पल? तुम्हारे अंदर। सर हम भी तो इंसान ही है। अच्छा इंसान, ओ सॉरी सॉरी। तो एक लोअर वर्टिब्रेट्स में आप देख लीजिए, फिशेस वगैरह में, चूहा। फिशेस वगैरह में पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, तो आपको लग रहा है ना कि हेयर्स का कोई यूज नहीं है। आप उन जानवरों से पूछो जो ठंडी में टहल रहे हैं, आप भी मैमल से आए हो। ठीक है, आपके पूर्वज भी मैमल्स थे, कपड़ा पहनना आपने बहुत रिसेंट में स्टार्ट किया। ठीक है, यही 30-40 हजार साल पहले के करीब में स्टार्ट हुआ, जो हमारा इवोल्यूशन का पीरियड था। फिर भी कपड़ा पहनने के बाद भी आपको क्या सच में हेयर्स की जरूरत नहीं है? क्या लगता है? इज हेयर्स आर रूडिमेंट्री? जब तुमसे कोई पूछे कि आईब्रोज का क्या यूज है, तो आईब्रोज आपकी आंखों पर कोई भी चीज आने से, चाहे वो पसीना हो, पानी हो, कोई केमिकल हो, बाल में कुछ भी लगा रहे हो, आने से रोकता है, आंख पे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आने देता है। हेड है, ठीक है, हेड जो होता है वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को, हीट हो चाहे कोल्ड हो, एब्जॉर्ब करता है। तो इसके ऊपर हेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हेड वाले रीजन के ऊपर फैट ज्यादा नहीं होता, फैट ज्यादा नहीं होने से उसको इंसुलेशन नहीं मिलता। ये तुमको लग रहा है ना कि हेयर्स का कोई यूज नहीं, हेयर्स का यूज है। लड़कों से पूछो बियर्ड्स का कितना अच्छा अच्छा शेप बनवाते हैं सब। तो नोज में भी मैंने बताया था, जब नोज पढ़ाया था तो वहां पे देखिए फेशियल हेयर्स और बॉडी हेयर्स, ठीक है, ये रूडिमेंट्री होते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप देखिए आपके पूर्वजों में बॉडी और फेस में बहुत ज्यादा हेयर्स थे, अब धीरे धीरे ये बहुत कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब वो हेयर्स डेंस डेंस हेयर्स नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि बॉडी हेयर्स और फेशियल हेयर्स क्या हो रहे हैं, लेस और मोर रूडिमेंट्री होते जा रहे हैं। लेकिन ये जो हेयर्स हैं ये एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसके इफेक्ट से होते हैं। तो मैन में अगर ये चीज है
तो उसके इफेक्ट से है, और ये अच्छी चीज है। मतलब अगर किसी मेल के अंदर बियर्ड्स या माउस्टेचेस या बॉडी हेयर्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दे आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू बिकम कॉम्पिटेंट मेल, तो दैट इज गुड फॉर देम। और ये जो इवोल्यूशन है, ये ऐसे चुटकी बजाने से नहीं हो जाएगा कि मैंने सोच लिया मेरे अंदर कोई यूज नहीं तो मेरे अगली जनरेशन में वो खत्म हो गया है या मेरे अंदर ही खत्म हो जाए। ये हजारों साल लगते हैं। तो आपने हजारों साल में हेयर्स की क्वांटिटी कम की है, हो सकता है अगले कुछ जनरेशन में हेयर और भी कम हो, और हो ही रहे हैं। ठीक है, अनटिल और अनलेस आप इसको यूज ना करें। हाँ, अगर आप ठंडियों में भी कम कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दें, तो ऑटोमेटिकली हेयर्स का ग्रोथ फिर से अगली जनरेशन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं अभी बिल्कुल वो कैसे सर, फेरिंग्स का तो यूज नहीं है ना, फिर वो क्यों नेक्स्ट। हाँ, तो क्या मतलब पानी तो क्या यहाँ फूड पाइप के अंदर नली में डाल के पिएगा, रास्ता कौन देगा। तो बच्चों, बॉडी हेयर्स और फेशियल हेयर्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन अच्छी होने की निशानी है मेल्स में। ठीक है, और फीमेल्स में ये जो कुछ फीमेल्स में भी माउस्टिचेस आ जाती हैं, दैट इज द बॉडी हेयर्स, दैट इज नॉट दैट मच। वो माउस्टिचेस या मूछें नहीं बोलेंगे, दैट इज वेरी स्मॉल हेयर, वो तो पूरी बॉडी में ही है, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द दैट ओनली हेयर, वो वही वाले हेयर्स हैं। वो तो छोटे बच्चों में भी आपको बिल्कुल छोटे छोटे से हेयर्स मिल जाएंगे, सो दैट इज ओके। फंक्शन एज सच नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता तो बना रहा है। सो क्लास, सो वी हैव हाउ मेनी बोन्स राइट नाउ? एक फ्रंटल, दो पेराइटल, दो टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल, एक स्फेनॉइड और एक इथमॉइड। तो पूरा हेड मिला के कितने बोन्स कंसिस्ट कर रहा है बच्चों, जल्दी बताइए। 9 बोन्स हो रहे हैं, मेरे जोड़ने में तो ये आ रहा है 8, 22 है। रितु ने 9 बोला, मंतशा ने 9 बोला, ठीक है। 22 किसने बोल दिया था? श्रेयांश ने 10। इसका अलग ही चल रहा है। तो अभी हमारे क्रेनियल बोन्स हो गए 9। अब हम फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फेशियल बोन में आपके नाक में ही 5 बोन्स होते हैं, सिर्फ नाक में 5 बोन्स होते हैं। 2 बोन्स नाक के साइड में है जिसको नेजल बोन बोलते हैं, 2 बोन्स है, यहां पर मेंशन है। 2 bones are there which is present on the side of nose। एक बोन वो होता है जो नोज को बीच से डिवाइड करता है, उसको हम वॉर्मर कहते हैं। वॉर्मर, आप जब नाक में उंगली डालते हैं तो बीच में एक दीवार मिलती है जो आपको इस नाक से इस नाक में नहीं पहुंचने देती, वो कौन सी बोन है? वो वॉर्मर बोन है। ठीक है, अगर आप अपना नाक हटा दें, पूरा नाक हटा दें, तो भी आपको 2 बोन्स मिलेंगी जो नाक के अंदर की तरफ होती है, मतलब नाक में अंदर की तरफ एयर को लेकर के जाती हैं। उस बोन को इंटरनल नेजल कॉकी बोलते हैं, इंटरनल नेजल कॉकी। ये भी क्या होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 बोन्स हो गए। टीथ आर आल्सो अ टाइप ऑफ, नहीं नहीं, टीथ तो एक मिनरल स्ट्रक्चर, मिनरलाइज स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जो, हाँ, जो मतलब अलग ही तरीके का है। बोन्स स्पेशल सेल से बने हैं, ऑस्टियोसाइट लिविंग सेल्स हैं, जबकि टीथ का आउटर मैटर बिल्कुल नॉन लिविंग होता है। क्रेनियल बोन्स 8 हैं। 8 कैसे हुए? एक फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल, 2 2 4, एक 5, एक 6, 7 8। हाँ, 8 है। मैंने 9 कैसे जोड़ लिया? 1 5 6, एक ही ऑसिपिटल, 6 7 8। अरे एक हाइवाइड भी मान लो, हाइवाइड भी जोड़ लो उसी में, ठीक है। ये टंग को अराइज करता है। 9 जोड़ लो अभी फिलहाल, या चलो इसको 8 मान लो, अब बाकी का इसमें अभी हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो हमारे नोज में 5 बोन्स हो गए, खाली नोज में। ठीक है, कॉन्डाइल बोन नहीं, वो तो गैप है। तो बच्चों देखियो, 5 बोन्स हमारे नोज में हो गए। नोज के ऊपर यहाँ की तरफ, आंख के जस्ट नीचे, यहाँ 2 बोन्स होते हैं। दे आर नोन एज द ब्यूटी ऑफ द फेस बोन्स। जो चेहरे की खूबसूरती होती है बच्चों, ये
उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन बोन्स का नाम है जाइगोमेटिक बोन्स। ये दो होते हैं। जिसका जाइगोमेटिक जितना ज्यादा उभरा और राउंडेड होता है उसको उतना ही खूबसूरत माना जाता है, इन द रेफरेंस ऑफ ब्यूटी ऑफ फेस, ठीक है, नॉट इन अदर केस। और जिनका ये बहुत ज्यादा पिचका होता है, अंदर की तरफ होता है, वो उतना ही ज्यादा, ठीक है, ब्यूटी के रेफरेंस में चेहरे के अच्छे नहीं माने जाते। जो लोग पहाड़ी रीजन्स पे रहते हैं, कोल्ड रीजन्स स्पेशली, ठीक है, उनका जाइगोमेटिक बोन अच्छा खासा वेल डेवलप्ड होता है, मतलब बाहर निकला हुआ होता है। इसीलिए आपको पहाड़ के रीजन के जो लोग होते हैं वो खूबसूरत होने के साथ साथ ही देखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं, बिकॉज दे हैव गुड जाइगोमेटिक बोन्स। उनका फेशियल जो वो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। नोज का एक बार और बताने के लिए बोले, नोज में दो साइड की तरफ, बाहर की तरफ दो नेजल बोन्स है, बीच में एक डिवाइड कर रही है वॉर्मर, और पूरा नाक हटा दे तो अंदर की तरफ भी दो नेजल बोन्स होते हैं, उनको हम इंटरनल नेजल कॉकी बोलते हैं। तो पांच ये हो गए, ठीक है, प्लस दो जाइगोमेटिक बोन हो गए हमारे। जाइगोमेटिक आपके चेहरे की ब्यूटी डिसाइड करेंगे। जितना ज्यादा उभरा हुआ और राउंडेड जाइगोमेटिक बोन होगा उतना ही ज्यादा आप ब्यूटीफुल कहलाएंगे। नेक्स्ट इज मैक्सिला। मैक्सिला जो होता है वो आपका अपर जॉ कहलाता है। कौन सा जॉ कहलाता है? अपर जॉ कहलाता है। और नीचे की तरफ जो लोअर जॉ होता है वो होता है मैंडिबल। मैंडिबल सिंगल होता है, मैक्सिला आई थिंक एक, दो, दो होना चाहिए। वो बता रहा है चाइनीज, चाइनीज का तो बहुत ही अंदर होता है। तो जाइगोमेटिक, सॉरी, मैक्सिला अपर जॉ होता है और मैंडिबल लोअर जॉ होता है। एक होता है गर्दन की तरफ, या जो यहाँ थोड़ा यहाँ से निकला होता है, जो टंग को अटैच करता है अपने अंदर, वो है हायोइड बोन। तो एक हायोइड हो गया, दो मैक्सिला हो गया, एक मैंडिबल हो गया, दो एक तीन और एक चार, प्लस फोर और कर दीजिए आप इसमें, प्लस फोर, ठीक है। कितने बोन्स हो गए हमारे? 8 + 2 + 5 19 बोन्स हो गए। नहीं नहीं, किसी भी इनवर्टिब्रेट्स, किसी भी नॉन कॉर्डेट्स में बोन नहीं पाया जाएगा। उनमें एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन हो सकते हैं मिनरलाइज्ड, लेकिन बोन्स नहीं होते हैं। और होंगे भी तो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स होंगे, बोन नहीं पाया जाएगा। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था कि वी हैव हाउ मेनी बोन्स राइट नाउ? 19 बोन्स। फेशियल और क्रेनियल मिलाकर के 22 है। अच्छा, 8 ये हो गए, 5 हमारा नेजल, दो हमारा, दो हमारा क्या है, जाइगोमेटिक, और एक हमारा मैंडिबल, दो हमारा मैक्सिला, और अच्छा हाँ, अभी बहुत सारे बोन्स तो रह ही गए हैं। दो ऐसे बोन्स होते हैं बच्चों जो आंख के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, मतलब आंख के अंदर ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, जहां पर आपके टीयर्स ग्लैंड होते हैं, उसी बोन के अंदर। उस बोन को हम लैक्रिमल बोन बोलते हैं। ये भी दो होते हैं, एक इस आंख में, एक इस आंख में। आंख में साइड में ऊपर की तरफ, साइड में ऊपर की तरफ। तो तुम्हारे पास जो आंसू आता है ना, वो आंसू आंख में जब आता है तो वो ऊपर के साइड से आता है और वो पूरे आंख में फैल जाता है। यही वजह से पता नहीं चल इसी वजह से आपको पता नहीं चलता है कि आंसू एक स्पेसिफिक जगह से रहा है। वो जैसे ही आता है तो आईज इतनी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है, तो पूरे सरफेस पे वो क्या कर जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से पूरी आंख में फील होता है कि हाँ हमारे आंख में आंसू आ गया। तो लैक्रिमल बोन के अंदर वो ग्लैंड होता है। नहीं, 31 नहीं होंगे, होंगे लेकिन 31 नहीं होंगे। दो बोन और रह गए बच्चों। हमने जब डाइजेशन पढ़ाया था तो बताया था, आप जब मुंह खोलते हो तो आपको मुंह के ऊपर अपर रूफ और लोअर रूफ में एक एक बोन मिलता है, जिसको हम पैलेट्स कहते हैं, और इन बोन को हम पैलेटाइन बोन बोलते हैं, ठीक है। आप अगर अपने टंग से टच करें तो अपर रूफ और नीचे लोअर रूफ आपको दिख रहा होगा, ये दोनों बोन है। तो दोनों का नाम क्या है? पैलेटाइन बोन। तो दो बोन्स ये हो गए। अब जोड़िए कितने बोन्स हुए? 19 वो हो गए थे,
2 लैक्रिमल और 2 पैलेटाइन, और जोड़िए, कितने हुए बच्चों? 23। 23 या 22? मैं 23 होने चाहिए ना। 8 5 2 4, 23 होने चाहिए, 22 नहीं होना चाहिए। अरे एनसीईआरटी में हाइवाइड नहीं जोड़ा है, रुक जाओ, एनसीईआरटी देख रही है, ये यहाँ सामने जुड़वा रहा हूँ वो नहीं देख रही है बैठ के इतनी मेहनत से। क्लास 23 बोन्स अब तक हो गए, 6 बोन्स और होते हैं, एक इस कान, 3 इस कान में और 3 दूसरे कान में, 3 + 3 बोन्स। ठीक है, आपके कान में भी 3 बोन्स होते हैं जिनका नाम मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स है। मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। तो 3 दिस साइड एंड 3 दिस साइड। स्टेप्स आपके पूरे बॉडी का सबसे छोटा बोन होता है, सबसे छोटा बोन होता है, और ये कान के अंदर प्रेजेंट होता है, मिडिल ईयर में। ठीक है, अब 23 + 6 कितने हो गए? 29। तो टोटल आपकी क्रेनियल जो बोन आ रहे होंगे वो 29 आ रहे हैं। इज इट राइट और नॉट? हाँ बच्चे, 2 बच गए। कौन बच गए? जो बच्चे एनसीईआरटी कर रहे थे उनका समझ में आ गया, 29 बोन्स आ गए, 29 ही आना चाहिए। अरे नहीं, कोई बोन नहीं बचा, वो कह रहा है कि 2 बोन और बच गए, और कोई बोन नहीं बचा अभी। 29 ही होते हैं पूरे हेड में, आपके 29 बोन्स मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, कल हम बोन्स खत्म करेंगे। So we have 29 bones only present in the head and मतलब cranium part, and बाकी सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। Let me take the screenshot of this and then I will send it to you. चलिए बच्चों, that's all for today.